जैसे अक्सर कहा जाता है कि भाई यहाँ की वैल्यू 8,65,000 रुपए है, यहाँ की वैल्यू 20 लाख रुपए है, उसके हिसाब से उस जमीन का हमारी कंपनी उसका ओनर है, उसकी मालिक है। डॉक्टर जितेंद्र अवाड साहब ने कहा कि आप इसके ऊपर जो एआर पॉलिसी के हिसाब से आप इसको अगर करोगे तो शहर को इसका ये फायदा मिलेगा, ये डेवलपमेंट मिलेगा। हमारी कंपनी ने उस जमीन को खरीद के 5 साल हो गया, हमने कल नहीं खरीदा उसको, हमने 5 साल पहले उसको परचेस किया था। हाँ, कन्वेंस 2 साल के पहले हुआ। कोई भी डील डायरेक्ट कन्वेंस नहीं होती है, आदमी टोकन देता है, पेमेंट करता है, पार्ट पेमेंट करता है, पेमेंट क्लियर करता है, तब वो कन्वेंस होता है। पूरी कीमत दिया है हमने उस जमीन की। उसके बाद डॉक्टर जितेंद्र अवाड साहब हमारे नेता भी है और वो शहर की भलाई के लिए उन्होंने चाहा कि यहाँ पे ये पॉलिसी के तहत ये काम हो। तो वहां पे जो बस डिपो की बात करते हैं, मैं टीएमटी मेंबर था, मुझे अवाड साहब ने टीएमटी मेंबर बनाया था। मेरा भी एक सपना था कि मेरे शहर को एक टीएमटी बस डिपो मिले। हमने साहब से बोला टीएमटी बस डिपो का काम हो गया, सीसी मैंने इसके पहले पीसी में आपको दिखा दिया। उसके बाद वो हॉकर्स मार्केट की बात झूठी कर रहे थे कि शहर को हॉकर्स मार्केट नहीं मिली। आपने लगता है कि मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखा ही नहीं, कोई चमचे कान में बोले होंगे, आपने सुन करके बोल दिया होगा। आप पहले सुने प्रेस कॉन्फ्रेंस को। हॉकर्स मार्केट का फोटो दिखाया, सीसी दिखाया रफीक कामदार साहब। अगर मैं झूठ बोलूंगा तो आपको अधिकार देता हूं, मेरे को रोक देना आप लोग, या आप ये गलत बोलते हो। हमने हॉकर्स मार्केट की सीसी दिखाई, हमने बस डिपो की सीसी दिखाई, हमने ड्रामा थिएटर की सीसी दिखाई, हमने स्कूल कॉलेज की सीसी दिखाई, हमने उस अर्जी जमीन की जहां आप राजनीति कर रहे थे, हमने उसकी भी सीसी दिखाई। और वो अर्जी गार्डन के रिलेटेड साहब ने एमसीए में बात भी कर लिया है और वो काम भी हो जाएगा। तीसरी बात, ये हो गई बात एआर पॉलिसी की, और हम एआर पॉलिसी के तहत वो काम कर रहे हैं। दूसरी बात यह है, हम जो लैंड देते हैं, हमारी जो जगह है, हम उस जमीन के पूरे मालिक हैं, ओनर्स है। हमने कोई थाने महानगर पालिका से 1 रुपए जमीन के बदले में नहीं लिया। हमको बना करके वो सब देना है। वो सब बना के देने के लिए कम से कम 300 से 350 करोड़ रुपए खर्च होंगे, वो भी हमको करना है। वो पैसा हमें थाने महानगर पालिका नहीं देगी। नजीम मुल्ला जी, आपको याद दिलाना चाहता हूं, वो पैसा हमें थाने महानगर पालिका नहीं देगी, हमको बना के देना है। ये हो गई बात एआर पॉलिसी की। अब मैं आता हूं स्लाइडर हाउस के ऊपर। स्लाइडर हाउस का मैं आपको 7/12 आया बेटा, आपको दिखा रहा हूं और ओरिजिनल एग्रीमेंट दिखा रहा हूं। कल रफीक कामदार साहब, आप जब उनसे पूछ रहे थे तो उनकी जबान लड़खड़ा रही थी। वो कह रहे थे सुल्तान रिजवी साहब कि शायद कोई शमीम अब्दुल गनी खान, तो फोटो क्लियर नहीं दिखता है, शायद वही होंगे, क्योंकि आपके पास सही चीज थी ही नहीं। सही चीज ये है, ये 7/12 मेरे और पप्पू एहतशाम खान और हमारे कंपनी के नाम पे नजीम मुल्ला जी, ये जमीन हम इसके मालिक हैं। हमने जमीन परचेस किया है। हमने फॉरेस्ट की जमीन का कोई 7/12 अपने नाम पे नहीं किया है। हमने लैंड, जो मालिकी लैंड होती है, उस लैंड के ऊपर ये काम करना हमने काम किया है। अब मैं आता हूं स्लाइडर हाउस के ऊपर। जब ये जमीन हमने लिया मित्तल नरोत्तम नगर से, रफीक कामदार की सुनिए, उसके बाद हमको जितेंद्र अवाड साहब ने कहा इसको भी लेके 4 साल हो गया। आप झूठ बोलते हो, 4 महीना पहले लिया। हाँ, रजिस्ट्रेशन आगे पीछे होता है, डेट का आगे पीछे होता है, मैं इसके लिए इनकार नहीं करता। 4 साल बाद जाके वो पेमेंट हमने अदा कर पाई है। और ये जगह रिजर्वेशन प्लॉट था और है, मैं इससे भी इनकार नहीं करता। एक मिनट, मुझे कंप्लीट करने दीजिए ना, मुझे कंप्लीट करने दीजिए। आपके एक बात कर रहा हूं मैं। ये जमीन के ऊपर जितेंद्र अवाड साहब ने कहा कि यहां पे स्लाइडर हाउस बनना चाहिए।
हमारे आर्किटेक्ट के असिस्टेंट ने आपको सब दिखा दिया, प्लान दिखा दिया, सब दिखा दिया। इसके लिए जो कहते हैं कि 60 और 40 125 करोड़ रुपए लगता है। इसके लिए थाने महानगर पालिका सक्षम नहीं है। बैठे हैं शानू पठान साहब, ये अपोजिशन लीडर, ये भी रह चुके हैं। थाने महानगर पालिका के पास इसकी फंडिंग नहीं होती है, वो मजबूर होती है, गटर नाले का काम ठीक से कर नहीं पाती है, तो वो पैसा 125 करोड़ रुपए का स्लाइडर हाउस कैसे बनता। हमारे शहर के लिए बेहतरीन G+2 का स्लाइडर हाउस बना के देने का प्लान किया हम लोगों ने। हमारा प्लान है और उसके तहत अगर वो पैसे गवर्नमेंट नहीं दे सकती है, कारपोरेशन नहीं दे सकती है, तो बिल्डर को AR पॉलिसी बिठा करके उस काम को करके स्लाइडर हाउस बना करके देने की, ऐसे हवा में बात नहीं होती है, उसका एग्रीमेंट होता है। आप जाओ वोट आते हो ना 4 माले के ऊपर जमीन की फाइल उठाने के लिए, जाओ ये भी चेक करके आ जाओ 4 माले पे कि फला ऑफिसर के पास जहां जाते हो पूछ करके आओ, एग्रीमेंट भी हो चुका है। इसीलिए कहता हूं आप अभ्यासु नहीं हो, आप जाके चेक करके आओ। आपने, और मैं कहना चाहता हूं कि यहां से लेके पूना, मैं पूना कम से कम 25 टाइम गया हूं, 25 टाइम्स। मुझे आवाज साहब ने भेजा है, जाओ जाकर के उसका स्लाइडर हाउस का काम करके आओ। सैयद अली अशरफ भाई साहब ने मेरे को 50 बार फोन किया है, शमीम भाई स्लाइडर हाउस बनना चाहिए, करके लो करके लो करके लो। उसका पूरा प्लान किया है। हमारा मकसद बिल्डिंग बनाने का नहीं है, हमारा मकसद सबसे पहले है स्लाइडर हाउस बनाने का। लेकिन अगर हम स्लाइडर हाउस बनाते हैं तो उसके लिए हमको फंडिंग लगती है। नजीमुल्ला जी, तो क्या अजीत दादा पवार साहब फंडिंग देने वाले थे क्या? जो आपने मुझे कहा था कि मैं फंडिंग दूंगा, शमीम खान तुम फंडिंग ले लो स्लाइडर हाउस बनाने के लिए, आपकी गवर्नमेंट थी, अजीत दादा पवार साहब डिप्टी सीएम थे, आपको बोलना चाहिए था एक बार। आपने तो वो काम किया है हमारे शहर के लिए, हमारे कसाई बिरादरी के लिए, जो काम डॉक्टर जितेंद्र आवाज साहब, सैयद अली अशरफ भाई साहब ने पहल किया, आपने उसको ब्रेक लगाया है। आपने जाकर के हमारे स्लाइडर हाउस की फाइल को सीएम साहब से मिलकर के स्टॉप कराया। जो बीच में एक न्यूज वायरल हुई थी जितेंद्र आवाज साहब को लेकर के, कि जितेंद्र आवाज साहब सीएम साहब के घर पे गए थे मिलने के लिए। जितेंद्र आवाज साहब जाकर के सीएम साहब को हाथ जोड़ने के लिए गए थे कि पहली बार आया हूं जब से आप सीएम बने हैं, सीएम साहब दोस्ती का वास्ता देके कहता हूं आप ये स्लाइडर हाउस सैंक्शन कर दो। जितेंद्र आवाज साहब इसके लिए गए थे। आज बोलता हूं मैं आपके माध्यम से, इस तरीके का आप जो हमारे शहर वासियों को, और मैं आपके माध्यम से वादा करता हूं, एक टाइमिंग होता है, एक एग्रीमेंट होता है, जो थाने महानगर पालिका शहर विकास AR पॉलिसी के तहत, वो चाहे AR पॉलिसी का हमारा फॉर्म लेवलिया हो, चाहे हमारा स्लाइडर हाउस हो, ये वो लेती है और उसके तहत हमें काम करके देना होता है। इस्लामुद्दीन भाई, हम अगर ये स्लाइडर हाउस का काम कंप्लीट होता है नजीमुल्ला जी, तो मैं इस काम को पूरा करने के लिए ये पैसा अगर अजीत दादा पवार साहब दिए होते, उनकी सरकार थी, तो शायद ये हम 125 करोड़ रुपए लाने के लिए हम थाने महानगर पालिका सक्षम नहीं थी। इसके लिए हमने AR पॉलिसी का प्लान किया था, लेकिन आपने वो भी रद्द करा दिया। हम चोरी से काम नहीं करते, हम बिल्डरों को धमका करके डायरी में नाम नहीं लिखवाते। नजीमुल्ला जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं, हम मेहनत करते हैं। मैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूं, शानू भाई आप भोपाल से बिलोंग करते हो। मेरे बहुत सारे दोस्त कोकन बिरादरी के हैं, बहुत सारे दोस्त यहां से लेकर सऊदी अरब तक है। कल बहुत सारे दोस्त मेरे अकबर भाई, असलम भाई दुबई से कल के कोकन जमात के प्रोग्राम में शामिल थे, मेरे फैमिली मेंबर हैं। हाँ, लेकिन साहब मैं उत्तर भारत से बिलोंग करता हूं। इन्होंने किसी से कहा ये भैया आया है मुमरा में, ये भैया की चड्डी निकालूंगा, ये भैयों को यूपी रिटर्न भेजूंगा। नजीमुल्ला जी, बांटो मत कोकन बिरादरी के अंदर और उत्तर भारतीय समाज के अंदर, हम सब भाई भाई हैं। हम जब गुमराह में आए ना, तो हमको यही कोकन बिरादरी के भाई लोगों ने हमको, आज भले उनके साथ में है, लेकिन इन्हीं लोगों ने, तो एक दो लोग साथ में होंगे, एक दो लोग साथ खाली एक दो लोग साथ में उनके खड़े हो सकते हैं, लेकिन हमको कल मेहमान नवाजी उन्होंने हमारी की। लेकिन आप कहते हो ये भैया को मैं यूपी भेजूंगा, ये भैया को मैं ईडी में डालूंगा, ये भैया को मैं तो वाट लगा दूंगा। इसलिए कहते हो
कि मैं जितेंद्र अवार्ड का लॉयलिस्ट था, लॉयलिस्ट हूं, लॉयलिस्ट रहूंगा। मैं तुम्हारी तरह जिस तरीके से तुमको जितेंद्र अवार्ड साहब ने एक बाप बनकर के एक बेटे के लिए काम किया है, अगर जितेंद्र अवार्ड साहब ने मुझे भाई, छोटा भाई मान करके मेरे कंधे पे रख के हमेशा मुझे हौसला अफजाई किया है, तो मैं उसको वार नहीं कर सकता। ये तुम्हारा जर्फ है, ये शमीम का जर्फ है। मेरा मुंह मत खुलाओ, वरना खोलने पे जाऊंगा तो कहानी, पिक्चर अभी बाकी है। दूसरी बात, ये हो गई बात काम धंधे की। मैं कंस्ट्रक्शन के अलावा शानू भाई, मैं बिजनेसमैन भी हूं। मैं आरटीआई डाल करके पैसा नहीं कमाता हूं साहब, मैं मेहनत करता हूं साहब। मैं 18 घंटा मेहनत करता हूं। मैं 18 घंटा मेहनत करके मैं अपनी रोजी रोटी कमाता हूं, मेरे बच्चों को लाके पालता हूं। तुम मुझे दुबई से वोट करवाते हो, तुम मुझे मारने की कोशिश करते हो। आज बोलता हूं मैं 6 महीना नींद की गोली खा के सोया हूं, उसका जिम्मेदार नहीं बोल रहा है साहब। मैं कभी बुला नहीं आता आपको, मेरे को दुबई से वोट करवाता है, मेरे को ईडी की धमकी देता है। मुझे बहुत सारी कोशिश तुमने किया, लेकिन मैं जिसका था उसके साथ हूं। तुम मुझे डरा नहीं सकते, तुम मुझे डरा नहीं सकते। मुझे अल्लाह ताला अगर मारना चाहेगा तो तुम बचा भी नहीं सकते, लेकिन मुझे बदनाम करने के लिए, मुझे तुमने अपने पाले में लेने के लिए बहुत कुछ किया। लेकिन शमीम खान के खून में गद्दारी नहीं हो सकती। वो जिसका था उसका है, उसका रहेगा। अगर मैं मीडिया के माध्यम से आज कहना चाहता हूं, शानू भाई आप भी मेरे दोस्त हो, अगर मेरे साथ कोई हादसा होता है, मुझे मार दिया जाता है, या अगर मेरे साथ कोई भी हादसा होता है, तो इसका जिम्मेदार नजीब मुल्ला होगा। मैं बड़े मीडिया में बोलता हूं, अगर मेरे को टेंशन में मर भी गया मैं, इसने मुझे 6 महीने तक नींद की गोली भी सुनाया है। अगर मुझे कुछ हो गया तो साहब मैं आपको ये जिम्मेदारी देके जाता हूं, इसका जिम्मेदार नजीब मुल्ला होगा। मैं अपने शहरवासियों से कहना चाहता हूं, जमील मर गया, मैं वहां तक जाना नहीं चाहता किसने मारा उसको, लेकिन परमार की डायरी में तेरा नाम था और शमीम आज मीडिया के माध्यम से बोल के जा रहा है। मेरे को मालूम है मेरे पीछे लोग लगे रहते हैं, लेकिन मैं डरने वाला नहीं हूं। ये तो आंसू निकला, ये मेरा दर्द था। तो ये मत समझता कि तुझसे डर गया मैं, तुझे मत समझता कि तुझसे मैं डर गया। तूने मेरे पार्टनर को धमकाने की कोशिश किया, तूने सालू प्रधान को भी धमकाने की कोशिश किया। तूने, तेरा लेटर है, ये लेटर है तुम्हारा, ये दिखाओ आप इसको, नजीब मुल्ला का लेटर है। मेरे हर प्रोजेक्ट पर लेटर डालता है, ये कहता है यूपी से आया है, इसको मैं कहां भेजूंगा। अरे तुम मुझे गांव क्या भेजेगा? अगर मुझे जाना लिखा होगा मेरे मुकद्दर में तो 50 रुपए लेके आया था, चला जाऊंगा खाली हाथ। लेकिन तू खुदा नहीं हो सकता, तू अल्लाह नहीं हो सकता। मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूं कि ये अपने आवाम से कहना चाहता हूं, ये आदमी अगर कभी कहीं गलती से पावर में आ गया तो आज शमीम खान का आपने जो उसने जुर्म किया मेरे साथ आपने सुना। अभी शानू भाई भी बताएंगे, कल मैं सुन रहा था दाऊद चौधरी साहब भी डायमंड हॉल में कुछ ऐसे ही कह रहे थे। मैं ज्यादा बात नहीं कर सकता, अब मैं माइक शानू भाई को देता हूं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। जैसे कि हमारे अध्यक्ष, हमारे बड़े भाई शमीम खान साहब ने जो उनकी तकलीफ थी वो सब बताए, और उन्होंने ये भी बताया कि वो 6 महीने से किस मामले, किस हालात से गुजर रहे। उमरा गौसा के बहुत सारे लोगों को यही तकलीफ दी गई, और मैं कई बार शमीम भाई के पास जाता था तो शमीम भाई बताते थे कि मेरी वाइफ बहुत टेंशन में रहती है शानू भाई, और ऐसी तकलीफ है। मेरी बीवी, मेरी वालदा, उनकी वालदा भी ऐसा प्रोजेक्ट के बारे में हालात हो रहे, लेटर दिया जा रहा है, ये कंप्लेंट दी जा रही है, ये मेरे प्रोजेक्ट को कंटिन्यू सर्वे किया जा रहा है, रुका दिया जाएगा काम।
तो मैंने शमीम भाई को बोला हूं, शमीम भाई ये आपके ऊपर लेटर नहीं दिया गया, ये पुराना कारोबार है इन लोग का, ये गैंग ही है पूरी जो सबके लिए लेटर डालती। और मित्तल में जितने भी लोग के लिए लेटर डाला है उन सबके साथ डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड जी और मैं और हमारी पूरी टीम, शमीम भाई तो बहुत नजदीक है हमारे बड़े भाई है, जो हमारे पास आते नहीं है ना, जो हमारे पास आते नहीं है उनकी बात करता हूं। वो चाहे किसी भी पक्ष के हो, वो चाहे किसी भी जात के हो, किसी भी पार्टी के हो, उनकी रोजी का मामला है। आप आके हमको बताइए, हम लोग इंशाअल्लाह ताला ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, क्योंकि ये मालूम नहीं है इनको क्लस्टर डालो के नाम पे टीआर लेना क्या क्या मामला है, पूरी महापालिका को मालूम, मुझे भी मालूम है। पूरा एक ड्रॉ भर के फाइल और लेटर, कभी फुर्सत मिलेगी तो बहुत बता दूंगा प्रूफ के साथ, और किस किस के साथ बैठते वो भी बता दूंगा। मामला ये है कि आप ये जो मित्तल के ऊपर कंप्लेंट मारते हो ना, ये खाली शमीम भाई या कोई शानू पठान या कोई जितेंद्र अवार्ड प्रोजेक्ट एआर काम करे से नहीं, बहुत सारे लोग हैं, मुझे ऐसा मालूम, मेरे तक जहां तक जानकारी है वहां पे कई हजार परिवारों का घर चलता है, कई हजार, और उसमें 90% मुसलमान है, इतने, और 40% कोकणी, 90% मुसलमान 40% कोकणी लोग काम करें। तो मैं ये सवाल है कि क्या इसके बारे में आप बोलना चाहते हैं? आपने क्या बीजेपी आरएसएस की मानसिकता ठान ली है कि मुसलमानों के घर तोड़ेंगे, उनको कारोबार से बेघर करेंगे, उनके पैसे और लेके उनके ऊपर ईडी और सीबीआई की कार्रवाई करा के उनको डरा के या तो पार्टी में लिया जाएगा, या तो जेल में भी लिया जाएगा, या तो मार दिया जाएगा? ऐसा पॉलिसी याद रखिए, कुरान फरमा रहा है इन्ना माल उसरी उसरा, इन्ना माल उसरी उसरा, हर परेशानी के बाद राहत है। तो हम लोग याद रखते, हम अल्लाह की जात पे यकीन रखते, हर परेशानी के बाद राहत देती है। लेकिन आप भी जो कारोबार करते हो, आपके कारोबार के ऊपर, ये तो जितेंद्र अवार्ड जी का बड़ापन है, मैं हमेशा बोलता हूं, बहुत बड़ा लीडर डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड जी महाराष्ट्र है, देश के चंद लीडरों में से, जो कभी इनके काम में टांग अड़ा नहीं। जिस तरीके से ये एनसीपी के लोगों को, शरद पवार गढ़ के लोगों को डरा के धमका के अपने पास बुला लेना, अगर अवार्ड साहब इस काम में लग जाए ना तो एक आदमी भी नहीं दिखेगा, एक आदमी। कई लोग हमको फोन कर रहे हैं, हमें आना है, हमारी ये मांगे, हमारी वो मांगे, लेकिन हमारा मशवरा होता है नहीं, जो जिसके साथ है उसके साथ रहने, चुनाव वो हो जाए। और मैं तो बोलता हूं, अगर अपोजिशन अवार्ड साहब के सामने लड़ रही है और अच्छे वोट ले लिए, मुझे कोई चिंता नहीं। पूछिए क्यों? हेल्दी अपोजिशन हमेशा रहना चाहिए, लेकिन आप मुझे तो अपोजिशन के लायक का काम में नहीं दिख रहा। जो हालत हमारे अध्यक्ष शमीम खान जी बता रहे कि जो तकलीफ में 6 महीने से रहे, वो जो हालत से गुजरे, उस हिसाब से अपोजिशन लोग काम नहीं करते। ये अपोजिशन का काम नहीं है। अपोजिशन काम जो करता है वो आपके किए हुए काम के ऊपर खामियां निकालता है और उससे अच्छे काम करता है। आपने महानगर पालिका का इतिहास है कि आपने सबके लेटर 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 लेटर, लोगों के पेट पे ला, तेरी बिल्डिंग तोड़ा दूंगा। नाजिम बुबैर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, अवार्ड साहब ने उनके नाजिम बुबैर कोकनी है, खाली एक सवाल लिया सर, हाँ खाली एक सवाल, तकलीफ में मेरे पास 8:30-9 बजे आकर रोया सर, पूरा गांव गुस्से में, क्या बोले मेरी बिल्डिंग को तोड़ा दी, मेरी बिल्डिंग को तोड़ा दी। अरे कितने बंगले पूरे। शमीम भाई, मैं, मेरी वालदा भोपाल से, मैं, मेरे बाप दादा खानदान महाराष्ट्र है, याद रखिए, मेरी बात नहीं हो रहा है, मैं, मेरी लड़ाई तो लड़ूंगा, लेकिन हमारे साथी में से किसी की भी बाल को तकलीफ हुई, आपको छोड़ा नहीं जाएगा। जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में, जिस तरीके से आप बोलोगे जवाब उस तरीके से देगा। ये समाज को, और ये मुमरा कोसा में नया धंधा लाया, जो थाना में जो चलता था वो मुमरा में चलेगा, ऐसा नहीं होगा। मुमरा के लोग ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। डेवलपमेंट की राजनीति करते करते, अरे आप देख रहे ना क्या हालत हुई सूरज परमार की फैमिली की, देखे ना आपने, ये सामने उसकी पूरा
घर पूरा पूरा एक तबका शोक में था। आप देख रहे हैं ना राबड़ी में किस तरीके से हालत उनकी, घर वाले लोगों पे फ्लैग लेके इंसाफ के लिए घूम रहे हैं। हाँ, वो देख रहे हैं ना घूम के उसकी जमील की बेटी, वो जमील की बेटी उसको बोले ये आप गलत काम करती है, इलीगल उसके धंधे। अरे वाह, मतलब वो कोई जा रहा है, कोई इंसाफ मांग रहा है तो वो गलत काम करती है। ये तो जितेंद्र अवार्ड साहब की आदत नहीं। और मुझे तो ये समझ में नहीं आता, ये पहले के जितेंद्र अवार्ड साहब अगर होते तो क्या होता था। आप भूलिए मत, डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड जी वही लीडर है जिसने आपको महानगर पालिका के अंदर आज जो आप सबको लेके घूम रहे हैं, मैं महापालिका का सक्षम लीडर हूं, मैं महापालिका से ये करा सकता हूं, मैं ये सारे काम करा सकता हूं, इसकी बुनियादी डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड जी ने लगाई। मैं मानता हूं आप अपनी कुछ मेहनत की होगी, कुछ अपने वहां पे वक्त दिए होगे, बुनियाद किसी के लाया। जैसे कि शरद पवार साहब के बारे में बोला जाता है, अवार्ड साहब क्या बोलते हैं, मुझे यहां तक 200 फुट की गोली से इस मुकाम तक शरद पवार साहब ने पहुंचा है, इसका मैं भी गवाह हूं। 2006 से मैं अवार्ड साहब के साथ हूं। अवार्ड साहब ने हमेशा आपको अपने छोटे भाई की तरह छतरी के नीचे रखा और आपको हर मामले में बचाया, चाहे वो आपकी शादी का मसला हो, डॉक्टर साहब का आपका मामला चल रहा था, ये वही शख्स था जो आपके लिए लड़के खड़े रहे। ये मुझे मालूम है आप बीजेपी की पट्टी बन गई है तो आपको अब किसी का एहसान, किसी का दुख नहीं समझ में आएगा। आपको आपकी पट्टी मुबारक, शहरवासी आपको जानते हैं, लेकिन मुमरा कौसा में हमारे एक भी कार्यकर्ता, एक भी दोस्त, एक भी साथी लीडर बहुत बड़ी बात है। अगर तकलीफ में हुआ तो फिर जितने कारोबार आपके सब है वो सारे सड़क पे हम यही काम करेंगे, आपके कारोबार का निकालेंगे। रोजी के देने वाले अल्लाह है, उसके मामले में बात ही नहीं हो सकती। तुम क्या किसी की रोजी छोड़ो। आपको साफ इतना ही बता रहे, हमारे एक भी लोगों को आप में हिम्मत है ना, आप में हिम्मत है ना, आप एक नए लोगों को लाओ, नए लोगों को काम करो। क्या डराते हो लोगों को? हिम्मत नहीं है, नहीं हिम्मत है आप में नए काम करके नए लोगों लाके उनको खड़ा करने का। हाँ, हिम्मत क्यों होगी? हाल ही में आपके नेता अमित शाह जी ने सेम बोला बॉम्बे में आके कि शरद पवार के जितने कार्यकर्ता एक्टिव है उनको दबा के पार्टी में लो। क्यों कहा मालूम है? क्योंकि आप में दम ही नहीं है, आप नए कार्यकर्ता बन सको। जो शरद पवार जितेंद्र अवार्ड के कार्यकर्ता है हर उन्हीं को लाओगे ना। फिर उसके बाद पॉकेट मार बोले तो गुस्सा में आता है अवार्ड सबके ऊपर, आपके ऊपर पॉकेट मार बोले तो फिर अवार्ड सबके ऊपर आपके नेता गुस्से में आता है। सबको मालूम है आपके बारे में क्या है, तो इसलिए एकदम क्लियर मामला है। हमारे कोई भी साथी को तकलीफ हुई आपको उसी तरीके से जवाब मिलेगा। एक बात मैं कहना भूल गया था, मैं नजीब मुल्ला को ये भी कहना चाहता हूं कि आपने कल ही कहा था कि सीएम साहब अभी भी सीएम है। बहुत अच्छी बात आपने कही थी। तो अगर वो सीएम है अभी भी, तो अजीत दादा पवार साहब डिप्टी सीएम अभी भी हैं। तो मैं मीडिया के माध्यम से उन्हें कहना चाहता हूं, आप 125 करोड़ रुपए का जो स्लाइडर हाउस बनना जितेंद्र अवार्ड साहब बनाना चाहते हैं, उसकी फंडिंग दिलवा दो, कल लेटर इशू करा दो। शमीम खान पूरी जमीन 7 एकड़ थाने महानगर पालिका के नाम पे कल के डेट में ट्रांसफर करके दे देगा। ये मैं ऑन द रिकॉर्ड कह रहा हूं। ये बात ठीक है साहब? साहब ने बोला बरोबर है, मैंने इसका ऐलान कर दिया। अगर है तुम में दम तो कल तुम इस बात का ऐलान कर दो, मैं तुम्हारे ऐलान का इंतजार करूंगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नमस्ते। मैं आप सबके चैनल के माध्यम से कुछ बताना चाहता हूँ नजीब मुल्ला के बारे में। आप जब मुमरा टोल क्रॉस करोगे और जब लेफ्ट मार के जब हाईवे पे चढ़ते हो, आप देखेंगे लेफ्ट साइड में रुस्तम जी कॉलोनी बनी हुई है। वो आपको मालूम, आपको सबको मालूम है वो जमीन किसकी है? वो जमीन वक्त की थी। उसने उस जमीन को जो है रुस्तम जी बिल्डर को बेच के उसने 20% वहां से कमाया है। जब एक उंगली में आप पे उठाऊंगा ना, 4 उंगली मेरे पे भी आती है। आप दूसरे को मिस्टर परसेंटेज बोलने से पहले आप अपने को सर से बाहर से लेके पैर के नाखून तक देखो कि आप कितने परसेंट में डूबे हो,
थाना महानगर पालिका के अंदर गोल्डन गैंग का नाम है। शानू भाई जानते हैं कि मैं भी उसको नगर से था। गोल्डन गैंग का नाम है, जिसमें सबसे बड़ा मेंबर यही है, जो लोगों को कॉन्ट्रैक्टर को डराना, उनसे पैसा लूटना, ये सब करना, ये सब उसी का काम है। और दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप उसके घर के ऑफिस के जाओगे ना, राइट साइड में एक टीएमसी टावर बना रहा है, तो मैं माहिती डाल के उसका पेपर निकाला हूं। कम से कम मेरे को पेपर निकाल के 6 महीना हो गया, मैंने उसकी कंप्लेंट भी डाला हूं। उस बिल्डिंग को डीपी रोड भी नहीं है, उस बिल्डिंग को गार्डन भी नहीं है, और सैंक्शन 4 माला हुआ है, और उसको 20 माला बनाना है, मतलब 16 माला इलीगल, जो थाना महानगर पालिका उसको ऊपर परमिशन नहीं दे रही। आज 2 या 3 साल से वो काम 4 माले के ऊपर बढ़ा नहीं है। तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, आज जैसे शमीम भाई, शानू भाई मेरे भाई है, जैसे शमीम भाई ने अपना एक इजहार किया, साहब मेरे को भी जब मैं माहिती डाला था तब मुझे भी धमकी आई थी कि तू थाना अकेले जाएगा ना तो तेरे को लोग मारेंगे, जबकि अल्लाह का एहसान है, मेरे को दुआ है सरकारों की, मैं अकेले थाना जाता हूँ, आज तक मुझे थाने वाला कोई नहीं छुआ है। डराने का काम अभी बिंदास चल रहा है। कल 50 गाड़ी रात के 4 बजे नूरबाग हॉल के पूरे लाइन से खड़ी थी, वहां पैसे बांटनी चालू थी, और सब बाहर के लड़के थे, कोई मुमरा लड़का नहीं था। ये सिर्फ डराने के लिए, एक माहौल खराब करने के लिए। मुमरा कोसा में कभी माहौल खराब नहीं हुआ है इतने साल से, ये पहला इलेक्शन है। मेरे को लगता है ये माहौल मुमरा कोसा का खराब करेगा। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से नजीमुल्लाह जी को कहना चाहता हूँ, आप 1.5 साल सत्ता में थे, तो आपके पास तो डिप्टी सीएम था, आप उसको बॉस बोलते थे, तो आपने भी मुमरा कोसा के लिए फंड क्यों नहीं लाया? आपको स्लेटर हाउस का फंड तो पहले लाना चाहिए था। और आपके चैनल के ऊपर ही एक न्यूज है, आपको कोई याद होगी, मैं याद दिलाता हूँ, कि हम मुसलमान को 5% रिजर्वेशन दिलाएंगे। मेरे ख्याल से उस बोलने के बाद 2 बार विधानसभा खत्म हुई, अब जाकर कैसा था? तो इनने 5% मुसलमान को क्यों दिलाया? जितना मैं करीब, जितना आवाज साहब जानते हैं, उसके बाद जितना मैं उसको करीब से जानता हूँ ना, शायद ही कोई जानता है ना। इतना बड़ा झूठा है और इतना बड़ा मक्कार है, कुछ नहीं करेगा, सिर्फ मुमरा कोसाओं को, लोगों को गुमराह करेगा, बस काम उससे कुछ नहीं होगा। जिसने 20 साल राबुड़ी में काम नहीं किया है, नगर सेवक होके, विरोधी पक्ष नेता होके, गठ नेता होके, उसने 20 साल के राबुड़ी के रोड को चौड़ा नहीं किया है, तो मुमरा कोसा क्या डेवलपमेंट करेगा? और लोगों को डराना और दबाना छोड़ो, आओ वोट मांगो। आप बोलते हैं तुम्हारा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, वक्त बोर्ड की जमीन बेच दी, जब तुमको अल्लाह का खौफ नहीं हुआ क्या? जो हमारे नबी के टाइम से चलते आ रहा है वो जमीन का सब सिलसिला, जब आपने वो जमीन बेच दी, जब आपको याद नहीं है कि वो मुसलमान था? कल मेरे ऑफिस के पास 20 मिनट खड़ों के भाषण दिए, रैली निकली थी, शमीम भाई सिर्फ एक ही गाड़ी थी और 10 लोग थे, और एक मुशायरे को बुलाए थे, मुशायरे का आदमी को मैंने 5-10 का लिफाफा दिएंगे। तो वो ऐसा मैं कहना चाहता हूं कि मतलब ये समझेगा 30 रोजे वो रखता है, वो ऐसा कह रहा था, महीने में 30 रोजे वो रखता है, तराबी वो पढ़ता है। मैं सोचता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे बहुत लोग मुसलमान हैं, हमारे पे नमाज फर्ज है, रोजा फर्ज है, हमारे अमाल हमारे साथ जाएंगे, वो हमको मालूम हमने क्या नेकी की। मगर वो जो सुना रहा था, गलत सुना रहा था, कभी नजीम मुल्ला से पूछो 30 रोजा रखता है क्या? मैं करीब में था। किसी की इस्लाम की बुराई में करना अच्छी बात नहीं है, मगर वो जो कल भाषण दे रहे थे ना, वो रैली पे खड़े होकर, उनको सोचना चाहिए ये सब बात नहीं करना चाहिए। आप वोट मांगने आए, आप वोट मांगो, आपका हक है वोट मांगने का, उसमें हमको एतराज नहीं ना, हमको बीच में आने का है, मगर ये सब बातें मत करो। मैं 9 साल से जानता हूँ, मैं ऐसा हूँ, वो ऐसा है। आप कभी भी राबड़ी जाना होगा, जो उनकी घर की ऑफिस है, राइट साइड में देखना टावर बन रहा है, आज 2-3 साल से काम रुका हुआ है, जो 4 माले से ऊपर गया नहीं, उनको 20 माला करने का है, तो थाना शहर विकास उनको परमिशन नहीं दे रही है। मेरा पेपर है, मैं बिगर इससे आपको नहीं बता रहा हूँ, मैंने उसकी कंप्लेंट भी डाला हूँ। ऐसा नहीं कि मैं खाली आपको मुंह से वर्कर ही बोल रहा हूँ, कभी मेरे ऑफिस अभी पर्सनल बनी है, मैं आपको वहां बुलाऊंगा तो इंशाल्लाह वो पेपर भी दिखाऊंगा। बस इतना कहना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत दिनों से लेने का हमारा सबका इरादा था, लेकिन एक सोच ये भी थी कि पर्सनल अटैक क्या होगा। राजनीति में है, राजनीति में पर्सनल इसके ऊपर जाने का नहीं है, हमारी सोच नहीं है। और अगर आप पर्सनल हो गए तो सामने वाला पर्सनल हो जाए,
आप उसको तलवार से मारोगे, हो सकता है गोलियां मारेगा। आपको ये तो नहीं है ना कि आप तलवार से मारेंगे, तलवार से मारेगा, तो उसको गोली मार सकता है, मन से उसको उड़ा सकता है। लेकिन हम तीनों ये सब जानते हुए भी चुप है। शरीफ भाई के दोस्त लोगों को साल में बताया जाता है कि इनकी जरूरत है, तो शरीफ भाई आपने मेरे घर पे आने की वजह मैं उनको समझ आदमी ऐसा टीवी से आदमी डरता नहीं। जिस तरीके से समाज की तरफ लगा, समाज एक धर्म में जोड़ लेते हैं, उसका कोई ना कोई दुख आदमी को होता है। अभी तो साथ बोलेगा की दवा है, वो है इनका टैक्स 4 नोटिस, सीबीआई 2 बार बुलाया गया। क्या है कौन शरीफ खान, है कौन? अरे इतने बड़े बड़े लीडर हैं जो आपके दोस्त है, एक हफ्ते गिरदा कितने लोग आपके लीडर को 2 साल में अच्छी बात है, लेकिन किसी से करने क्या है ये बहुत बड़ी बात है। आज जो आपके साथ घूम रहे हैं, कभी एक जमाने में हमारे साथ भी कितनी नौकरियां मिली उनको, कितना पैसा कमाया उन्होंने। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि किसके ऊपर उंगली न दिखाओ। जब तुम उंगली दिखाते हो 3 उंगली अंदर होती है, तो 3 उंगली ऊपर छुटेगी। ये जिसको मालूम नहीं था कि रिजर्वेशन क्या होता है, कैसे आता है, किसने खत दिया, किसका खत, ये मित्तल का पूरा ग्राउंड में जितना भी काम है वो बंद करवाना चाहता है। वो बड़ा नेता है, मुख्यमंत्री का लाडला है, मैं तो छोटा नेता हूं। ये लेटर, ये उसका लेटर ड्रॉवर में डाल दिया है। उसकी भी कुछ वजह है, मैं ऐसा बोलना नहीं चाहता हूं, लेकिन भाई हमारे भी थोड़ी मोटी चलती है। ऐसा नहीं कि हम एकदम ही अनाड़ी है और कोई हमको पूछता ही नहीं है। पहले का जितेंद्र रावत जितना उसको मालूम है और किसी को नहीं मालूम है। उनका धनंजय मुंडे आया था, जितेंद्र रावत जाके रोया बंगले हुई, मेरा एक वो बंगला है जो लीगल है, 7/12 पे है। और मैंने उसको एक ही सवाल पूछा था धनंजय मुंडे को कि डॉक्टर बिहारी को किसने मारा, क्यों मारा? उसका अगर जवाब धनंजय मुंडे ने दे दिया ना तो बहुत मजा आएगा। और मेरे बारे में बोलने से पहले कि पार्टी शरद पवार और अजीत पवार एक हो रहे थे, जितेंद्र रावत ने दूर कर दिया। अभी शरद पवार और अजीत पवार जिस ऊंचाई पे है, मेरे से जुदा हो सकते मेरे वजह से। और एक है कि कोई भी शरद पवार के ऊपर अटैक करेगा तो उसको छोड़ूंगा नहीं। अभी तुम बोल रहे हो जो भी सभी सुभाष श्री पवार ने बहुत कुछ बोला शरद पवार के बारे में। अरे शरद पवार कैसा आदमी है सबसे ज्यादा तुमने जाना था। बोले 2 साल हमसे खेलते रहे, हमको बोलते थे चलो जाएंगे, चलो तुम मिल के आओ। उनके कहने पे तो हम मिलने जाते थे। मुझे अंदर की बात मालूम, 4 लोग उनके घर में सुबह जाके बैठते थे। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता और इसमें से एक अजीत पवार है। सुबह जाते जाते चाय पीने के पहले साहब अपना दिन तो इसे ढकलने पड़ते हैं। साहब बोलते जाओ चर्चा करके आओ, अच्छा प्रपोजल लेके आओ। फिर ये 4 दिन के बार आते थे, अच्छा प्रपोजल। फिर साहब वो पेन लेते थे, नहीं ये प्रपोजल अच्छा है, जरा इसको बदल के लाओ। ऐसा 2 साल इनसे खेल किया, 2 साल। और जब मोदी ने अंतिम इशारा दिया इंदौर में 70,000 करोड़ का, तो ये साहब को छोड़ के भाग गए। साहब ने तभी भी बोला था कि मैं
इस देश के संविधान को और इस देश के सेकुलरिज्म को कभी धोखा नहीं दे सकता। मुझे आज भी याद है, मैं आपके लिए बताता हूं कि मैं और साहब एक दिन निकले और हम लोग 2014 की बात है, हम लोग फ्रीवे नहीं हो क्या बंधरा सीलिंग क्या है, तब उनको रेडियो पे न्यूज सुनने क्या था। तब उनका पहली बार आया था कांग्रेस मुक्त भारत थी। ये इतना सुनने के बाद उस आदमी के आंख में आंसू थे, आंसू। वो बोले जिस दिन विचारधारा हट गई इस देश की कांग्रेस ने जो दी है, भाईचारे की, प्यार की, नफरत को बाहर रखी, बोले ये विचारधारा जिस दिन चली गई ये देश रहेगा ही। ये शरद पवार जी के बोल थे। जब उन्होंने सुना और हम लोग ऐसे खार तक गए, तभी तक उनके आंख में आंसू ही थे। विचारधारा को प्यार करते हैं लोग, विचारधारा के लिए जान देने वाले लोग हैं। गांधी ने अपनी जान गंवाई, पानसरे ने अपनी जान गंवाई, गौतम लंकेश ने अपनी जान गंवाई। वो दावत कर रहे, जब अपन एक विचारधारा की लड़ाई लड़ते हैं तो सामने की विचारधारा आपसे नाराज होती है, और सामने की विचारधारा वायलेंस, हत्या में विश्वास रखती है, हम लोग नहीं रखते हैं। विचारधारा की लड़ाई विचारधारा से लड़नी चाहिए, और तुम्हारी विचारधारा है ही नहीं। तुमको मालूम है कि आखिर में देश, कोई भी आदमी शांति की रफ जाता है। उम्र के 21 साल में खून बहुत गर्म होता है, तो उम्र के 60 साल में सब गर्मी निकल जाती है। आदमी सोचता है जान देश गुना शांति। ये देश अमन पे जीना है, ये अमन पे पड़ा हुआ है। अनेक धर्म है, अनेक धर्म, क्योंकि ये देश एक है, इसके कुछ बचा है। और मैं हिंदू होने के नाते बताता हूँ, क्या बोल रहे हैं बटेंगे तो कटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। अरे हिंदू लोगों को बांटा किसने? 5000 साल का इतिहास पढ़ के देखो तो हिंदू समाज को बांटा किसने? 4 वर्ण कौन से थे? जो आखिरी वर्ण था शूद्र, उसको घर में लेते थे क्या? ये 3 वर्ण का तो कोई काम ही नहीं था, एक ही वर्ण को काम मिलता था, तो बांटा किसने हिंदुओं को? तो ये बांटने की काटने की बात नहीं है। आज दोनों समझदार हो गए, ना बटेंगे ना कटेंगे, भारत को एक रखेंगे। और ये उन्होंने लोकसभा में दिखा दिया, इसलिए बोखला गए। आपने शायद कल का आदित्यनाथ का भाषण नहीं सुना है, मेरे पास है मैं क्लिप दूंगा। क्या गंदा भाषण, यानी इस तरीके से तुम मुसलमानों को टारगेट करोगे, तुम देश से धोखा करो। 20 करोड़ मुसलमान है, 20 करोड़, कहां जाएंगे वो, कैसे रहेंगे वो, इसकी सोच नहीं। इसलिए ये जो ऐसी सोच के लोग आए हैं, बीजेपी की सोच लेके यहां आने की कोशिश कर रहे हैं, वो क्या कर सकते हैं मुझे नहीं पता है। ये भी मित्तम गांव में, ये भी मित्तम गांव के, दोनों ईमानदारी से धंधा कर रहे हैं ना। आपके भी तो बड़े बड़े धंधे हैं, आपके भी तो बड़े बड़े धंधे हैं। कोई किसी ने आज तक तुम्हारा धंधा निकाला गया? नहीं निकाला। अब चुनाव में तुम इतना बोलते हो हमारे, मैं एक बार भी बोलता हूँ क्या? आज तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इन दोनों ने बोला तुम भी बैठो, इसलिए मैं बैठा, वरना मैं नाम ही नहीं लेता। अरे जितना रावण नहीं रहता है तो 2009-7 जो भी था वो 2009 रावण गिर जाता है। एक तरफ गोली चल रही थी, एक तरफ जितना रावण चल रहा था। ये तो फॉरेन घूमने चले थे, गए थे, हो सकता है मुझे मालूम नहीं, मुझे याद नहीं, वो शायद उमरा गए थे, उमरा के लिए क्या नहीं।
अब जान में ज्यादा मैं कुछ बोलता नहीं हूँ। अभी इनको तो फोन आया फॉरेन से, किधर से आया फोन? तुमको याद है परमवीर सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया था और प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका नाम लेके कहा था कि अंडरवर्ल्ड के कांटेक्ट की रिकॉर्डिंग, और उसका मसला ये हुआ कि इसकी रिकॉर्डिंग मिली और परमवीर को मेरे ऊपर खुल्लस था, तो उसने बोल दिया कि हम जितेंद्र को अवार्ड को भी अभी पूछताछ के लिए बुलाएंगे। शरद पवार लंदन में थे, रात तक ये बात शरद पवार करते हैं कि शरद पवार क्या संबंध है, तो रात को 3 बजे उन्होंने फोन किया, जितना क्या है तो मैंने बोला ऐसा ऐसा हुआ, मैं ठीक है, अरे सुबह तक तेरे को फोन आ जाए। उन्हें क्या शादी किधर घुमाई मालूम नहीं, मेरे को परमवीर सिंह जी का फोन आया, बोले जितेंद्र मेरे बारे में कुछ नहीं था, मैं को गाय को साहब को बोला, मेरा नाम क्यों लेते हो? मेरा नाम लेने का कारण क्या है तुम्हारा? ऐसा नहीं ऐसा नहीं ऐसा नहीं, इसलिए वो केस दब गई, इसलिए वो केस दब गई, नहीं तो अंडरवर्ल्ड के साथ संबंध रखने का गुनाह कितना बड़ा है ये आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता है। उसको क्या कलम लगता है और कितने साल जेल में गुजारने पड़ते हैं ये आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता। और उसमें सेटलमेंट थी, सेटलमेंट फोन आए थे, कुछ पैसे देने के थे, फ्लैट देने के थे, सब में था। इसलिए मेरे भाई तू चुनाव लड़, ये हाथ घूम गया दिखाने का काम है, हम लोग खाए हुए थे, हम लोग बात करते के बारे में ना शानू बात करता है ना शरीन भाई बात करता है, और मैं तो कसम ही नहीं है कि तेरे पास तेरा नाम ही नहीं है, पर अभी तो हर बार शरीन भाई को चिंता निकालते रहेगा, हर बार शानू को चिंता निकालते रहेगा, तो मैं नहीं बोल सकता इनको शांत रहो, क्योंकि इनका दर्द मुझे मालूम है। ऐसा डरने वाला आदमी नहीं है, लेकिन वो बार बार टॉर्चर में होता है। कल सुबह इंडिया में, कल सुबह इंडिया में, कल आदमी डर नहीं जाता, आदमी फैमिली के बारे में सोचता है। और ऐसा कौन सा बड़ा है, मैं उनको बोलता हूँ तुम ऐसे कौन से बड़े बिल्डर हो जो तुम्हारे घर पर ईडी आएगी, ईडी भी देखती है, पर ये इनके जो दोस्त कॉमन है, मैंने मेरे बुजुर्ग के दोस्तों से भी कहना है, शमीम भाई के दोस्तों से, कि इधर की खबरीगिरी उधर मत करो, उधर की खबरीगिरी इधर, वो बराबर यूज होता है, जाके बोला मीडिया वाले उधर से उठे इसके घर है, ये तो बेचारा चाय नाश्ता है, खाना इसका मास्टर है, इसके घर में खाना भी खाएंगे और जाते जाते एक टुकड़ी मार के जाए, चार दिन की नींद खराब होना जाना तो कुछ नहीं है, जमीन का मामला है। क्या बोला जितेंद्र राव ने, क्या बोला जितेंद्र राव ने पैसे के कुछ तो बोला मेरे बारे में, जादू करना, हाँ हाँ मेरा फार्म हाउस है और मैं सीख रहा हूँ ब्लैक मैजिक, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, 2029 में उसका इस्तेमाल करूँ। और क्या कुछ है? एक काम करो ना भाई, एक मिनट, टोरेंट को जितना पैसा मिलता है वो टोरेंट को, अरे 60 पैसा टोरेंट को मिलता है, एक टोरेंट के पीछे 60 पैसा टोरेंट को नहीं मिलता है। और अभी मेरे को जवाब दे दो, तो ये आपका एक पत्रकार था यार, उनको इकबाल भारती याद है, उसने भी यही आरोप किया था याद है, टोरेंट ने उसके ऊपर केस लगाया है, और बाद में क्या हाल हुआ सुनने में आया, बताने के लिए तो 10 रुपया भी बोलेगा। अरे वो बिल वो नहीं बनाती है ना, बिल एमएससी नहीं बनाती है,
टोले वसूल का काम करती है। तो यूनिट का पैसा टोले का नहीं रहता है, यूनिट का पैसा रहता है एमएससी का। और प्लान पास करने का पैसा कैसे लेने का, उसमें कैसे मॉडिफिकेशन करने के, चौथे माले पे ऑफिसर से बात करके कैसा प्लान करवाने का, ये काम मेरा नहीं है ऐसे पैसे कमाने का। और वो मत बुलाओ, बहुत भूल जाएगा। एक सवाल उनके परिवार को एक सवाल, आपके इत्तेहाद का एक मंशूर यानी कांग्रेस ने जारी किया है, मंशूर यानी मैनिफेस्टो, उसमें कहा है कि 100 रुपया यूनिट तक लाइट फ्री। इससे आप 100 यूनिट तक लाइट फ्री। ऐसा है मेरी मांग से कि गरीब लोगों में 200 यूनिट दो ताकि गरीब आदमी को फायदा हो। यस